जो 140 कंट्रीज में ग्रो होती है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग सवाल हैं गेहूँ की सारी गेहूँ की, और डॉक्टर पीके सिंह साहब हैं, एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं भारत सरकार के। उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि केवल एमएसपी पर सवाल ना करें, आज केवल गेहूँ अनुसंधान से संबंधित बात करें। आने वाले समय में सरकार ने दिया, हाँ एमएसपी का तो आपसे कोई लेना देना नहीं। नहीं, वो फिर सरकार ने देना, सर किसानों ने लेना। सरकार का आपने तो अच्छी वैरायटी पैदा करनी है किसानों को। जी सर, जी आप पूछें कोई सर, क्या कहना चाहिए, किसके लिए आपको पद्मश्री दिया गया है और कौन कौन सी वैरायटी में आपने काम किया है? जो सबसे अच्छी है सर। ऐसा है कि मैंने करीब 40 साल गेहूं पे रिसर्च किया है और उस रिसर्च को इम्प्लीमेंट किया है वैरायटीज में, जिससे कि जो नई वैरायटीज हो उनकी यील्ड ज़्यादा हो, पुरानी वैरायटीज से क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, मतलब हीट और ड्राउट टॉलरेंस उसमें हो। उसके साथ डिजीज़ेस जो कई होती हैं, आप जाएंगे आप देखेंगे कोई डिजीज़ के बाद फार्मर नहीं कर रहे हैं आजकल। उसका कारण है कि वैरायटीज में उन लोग ने एक स्पेशल टाइप के रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस की है, जो कि पैथोजन को जो रस्ट फंजाई हैं, रतुआ बोलते हैं, 3 तरह के होते हैं, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। तो तीनों के लिए उसमें रेजिस्टेंस हो, और इस थोड़ी दूसरी टाइप की रेजिस्टेंस है जिसको पैथोजन को ब्रेक करने में शायद ब्रेक भी ना कर पाए, लेकिन अगर करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको बोलते हैं ड्यूरेबल रेजिस्टेंस या लॉन्ग लास्टिंग रेजिस्टेंस। और फाइनली उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी, बायो फोर्टिफाइड ट्रेड्स, इस सब पे काम करते हुए जो वैरायटीज डेवलप हुई, जो हमने तो खुद वैरायटी नहीं रिलीज़ की है, उसके लिए कोलैबोरेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो भारत सरकार ICR के तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो IIWBR के मैनेजमेंट में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके प्रोग्राम भी हैं, तो इनके द्वारा वैरायटीज रिलीज होती हैं। तो दैट इज़ माय रोल वाज मोर रिसर्च एंड उसका रिसर्च को अप्लाई करने, जिससे कि मैं रेजिलिएंट वैरायटीज, और साथ में काम करके उनको रिलीज करना, बढ़ाने का काम ये IIWBR और दूसरी यूनिवर्सिटीज ने किया। सर, आपको पद्मश्री किस चीज़ के लिए मिला रहा है? तो मुझे पद्मश्री इसीलिए मिला है कि आज की जो वैरायटीज़ है वो पहले की वैरायटीज़ से ज़्यादा यील्ड देती हैं, फार्मर्स उसे एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया में बहुत सी वैरायटीज़ जो रिलीज़ हुई हैं, आधे से ज़्यादा उसमें मेरा योगदान रहा है। इवन तो मैं इंडिया में नहीं था, काम मैं मैक्सिको में करता हूँ। जो इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर सिमिट, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन के समय से अब तक इंडिया के साथ काम कर रहा है बहुत सालों से। तो मेन पर्पस वही है। और इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज़ में जो व्हीट वैरायटीज़ ग्रो होती हैं, उनका डेवलपमेंट का काम मैंने मैक्सिको में किया है। डॉक्टर साहब, आपने क्लाइमेट फ्रेंडली ब्लेज बनाए थे, मतलब हिंदुस्तान में भी 3-4-8 ब्लेज थे जो क्लाइमेट फ्रेंडली थे, तो उनका उसके बाद उनका मतलब काम थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, मतलब सीमेंट नहीं बनाए थे। मैं आपका क्वेश्चन, जो क्लाइमेट फ्रेंडली ब्लेज बनाए थे, वैरायटीज, हाँ जी जी, व्हीट क्लाइमेट स्मार्ट ब्लेज बनाए थे, जो अपने जैसे निगदू में, कंचनथली में गाँव था करनाल में, तो उसको लेकर क्या कवायद, क्या उसके रिजल्ट है? क्योंकि सीमेंट का उसमें बड़ा योगदान था। तो देखिए, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस दे नीड टू यूज जी जी सारे मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जो कि आपको जिसमें नंबर 1 तो होता है वैरायटीज, जो नई वैरायटीज वो जल्दी से यूज करें। उसके बाद रिसोर्स कंजर्विंग टेक्नोलॉजीज का अडॉप्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल
स्टबल बर्निंग न करें, डायरेक्ट सीडिंग कर लें, और फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वगैरह को एप्लीकेशन के साथ, और क्रॉप रोटेशन भी अदर है। सो मेरा वो काम नहीं है, मैं मैक्सिको में काम करता हूँ। मेरा रिसर्च जो है और डेवलपमेंट पार्ट गेहूं के वैरायटीज़ को विकसित करने में है, जो कि जिनमें बिल्ट इन, हम लोग कहते हैं बिल्ट इन क्लाइमेट रेजिलियंट, यील्ड के साथ, क्वालिटी के साथ, डिजीज रेजिस्टेंस के साथ हो, जिससे कि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होता है उसके बावजूद वो आपको उपज ज़्यादा दे सकते। कितनी किस्में ऐसी हैं डॉक्टर साहब, कितनी किस्में और आने वाली हैं भविष्य में? देखिए, हर साल नई किस्में आती हैं, और ये ब्रीडिंग इज ए प्रोसेस, तो हर साल हम लोग नए क्रॉसेस करते हैं, मतलब पेरेंट्स के कम्बिनेशन डेवलप किए जाते हैं, उससे सेलेक्ट किया जाता है, और फिर हर साल ही नई वैरायटीज रिलीज होती हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सर इस बार क्या रहेगा, गेहूं की जो टारगेट पूरा होगा? मैंने जो देखा है, मैं कई जगह में इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, गेहूं के साउथ से यहाँ तक, जहाँ तक क्रॉप बहुत अच्छी है, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी अभी तक काफ़ी अच्छी है, तो मेरे विचार से इस बार रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस होगा। कितना रिकॉर्ड है इस बार टारगेट? अभी मेरे ख्याल से अगर एरिया जितनी है 34 मिलियन हेक्टेयर के करीब मुझे बताया सर ने, अगर लगी है तो 115 मिलियन टन के आसपास तो हो जाना चाहिए। जो मिलेट्स का डॉक्टर साहब जो और वीट स्ट्रॉ का जो क्या प्रॉब्लम का कोई हल निकल नहीं पाया अभी तक, उसको लेके क्या? वीट स्ट्रॉ, हाँ जी, के राइस नहीं, वीट का जो रेजिड्यू है, जो उसकी पराली का, नहीं पराली, वीट के तो पराली भूसे में जाती है, उसकी बहुत वैल्यू है। धान के पराली का हैप्पी सीडर है सोल्यूशन, और बहुत से फार्मर्स यूज भी कर रहे हैं उसको, तो उसका तो बढ़ाना आप लोग को भी प्रमोट करना चाहिए, और फार्मर्स भी कर रहे हैं, मतलब तो जैसे जैसे बढ़ेगा पराली जलाने की जरूरत नहीं है। राइस स्ट्रॉ वैल्यू ऐड करता है सॉइल में, और अगर उस फील्ड में जिसमें आप सीधे लगा दें, डायरेक्ट सीडिंग कर दें, उस फील्ड में लॉजिंग भी कम होती है, बिकॉज सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा मेंटेन रहता है। सो फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड, अगर वो डायरेक्ट सीडिंग करते हैं, पराली नहीं जलाते हैं। जलवायु परिवर्तन की क्या डॉक्टर साहब चुनौतियां हैं आगे? तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप कहीं का वेदर कैसा रहेगा बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तब आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं उसके हिसाब से प्लानिंग करने के लिए। प्रॉब्लम यह है क्लाइमेट चेंज में कि एक साल आपका मान लीजिए गर्म है, दूसरा साल ठंडा है, एक साल पानी बरसेगा, एक साल ड्राई होगा, तो इसके लिए प्लान करना बहुत डिफिकल्ट होता है पहले से। तो इसलिए जो हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ होती हैं उस पर बहुत तेज़ी से पुश हो रहा है कि वैरायटीज़ में आप बिल्ड इन क्लाइमेट रेजिलियंस ट्रेड भी डालिए, जिससे कि वो बेटर परफॉर्म करें, चाहे गर्म साल हो चाहे ठंडा साल हो, तो आपको ज़्यादा और दें प्रोडक्शन। तो उसके साथ साथ ये भी करना होगा ना कि स्टोरेज कैपेसिटी हर जगह फ्यूचर में अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जो एक साल का एक्सेस हो आप उसको अच्छी तरह से स्टोर करके रख लो। अगर कोई साल ऐसा आता है डेफिसिट ईयर आता है, बहुत वार्म ईयर होता है, देन यू कैन यूज इट, सो स्टोरेज में काफी वेस्टेज होता है। आई थिंक आपको भी सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है रवि प्रकाश सिंह, और मैं डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट एमरिटस हूँ इस समय। मैं रिसेंटली रिटायर्ड हुआ 40 साल के बाद, बट मैं सीनियर एडवाइजर हूँ इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर में।
डॉक्टर साहब ये पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल हो रहा है, न्यूट्रिशंस की जो है बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, न्यूट्रिशंस की कमी है। अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से भी कि न्यूट्रिशंस ज़्यादा देने हैं, उसके लिए मोटा अनाज जो उसको लेके भी काफ़ी बहुत अच्छी बात है। डाइवर्सिफाइड डाइट होनी चाहिए। जितना आप डाइवर्सिफाइड डाइट लेंगे आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आई थिंक इट्स गुड स्टेप, वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ऐसा भी है ना कि कुछ एरियाज ऐसी हैं जहाँ पे जो मोटा सीरियल आकर वो ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो मेजर व्हीट बेल्ट है, ये रबी क्रॉप है, उसमें ऑप्शंस कम होते हैं। खरीफ क्रॉप में आपके पास मोटा सीरियल जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। जहाँ आप इधर रबी सीजन में आते हैं तो व्हीट जो है बहुत अश्योर्ड क्रॉप फार्मर्स मानते हैं, उस पर पेस्टिसाइड यूज भी बहुत कम है। जो व्हीट क्रॉप है क्यों लगाते हैं फार्मर, क्यों एरिया पड़ रही है, क्योंकि इट्स वेरी अश्योर्ड क्रॉप, उनको अच्छी यील्ड मिल रही है, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, नई वेराइटीज जो इन्होंने रिलीज। फार्मर का काम कम है गेहूं में, कंबाइन से हार्वेस्टिंग हो जाती है, मशीन से आप प्लांटिंग कर लो, इरिगेशन और एक दो बार कुछ जो स्प्रे करना होता है, बस वही हर्बिसाइड वगैरह ही करना होता है। तो सर कोई नेचुरल फार्मिंग के लिए कोई जोन बनाने की भी योजना है कोई देश में? ये भी अच्छी बात है, इफ यू कैन डू व्हाई नॉट, क्योंकि उसका भी आजकल लोगों के एटलीस्ट सर्टेन परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके पास अब पैसे हैं, दे कैन बाय इवन दो yields are somewhat less, they can still pay more। तो थोड़ा ज़्यादा पे करके they can buy those kind of grains, you know, जिसमें बहुत ही कम पेस्टिसाइड यूज हुआ, लेकिन व्हीट में लकड़ी वैसे ही बहुत पेस्टिसाइड का। बता सकते हैं सेंटर्स में आए, थोड़ा मिनिस्ट्री से आप तो ये सब दे सेंटर में आना पड़ेगा। एमएसपी को लेके कोई आगे करो, पहले ही कर दिया गया। डॉक्टर साहब, कृषि विभाग की क्या इस बार क्या कुछ खास योजनाएं हैं गेहूं के सीजन को लेकर? बेसिकली गेहूं के सीजन में जो योजनाएं थी कि हम लोग बायो फोर्टिफाइड क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटीज का प्रमोशन करेंगे और अच्छा क्वालिटी सीड प्रोवाइड करना, ये दो हम लोग का मेन इशू। कितनी किस्में हैं ऐसी बहुत सी किस्में हैं, वो गिनती करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो जिस क्षेत्र के लिए जो किस्म सबसे सूटेबल हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे संस्थान के वैज्ञानिक काम करते रहते हैं। उसी तरीके से वो किस्में रिलीज भी होती हैं। महाराष्ट्र के लिए अलग होगी, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, पंजाब हरियाणा की अलग, वेस्ट उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ गेहूं का क्षेत्र है सबके हिसाब से किस्में हैं, और उन सब में क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटीज भी हैं और आपकी बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज भी हैं। तो उस क्षेत्रों में वही उसी वैरायटी का सीड पहुँचे, क्वालिटी सीड हो, इसके लिए काफ़ी काम किया गया है। और अभी संस्थान जो है यहाँ का, ये लोग आप लोग लगे हुए हैं कि इसमें बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ के क्लस्टर्स बन जाएं, ताकि किसान से जब खरीदी हो तो वो मंडी में उसको न जाना पड़े, वहीं से जो हमारे प्रोसेसर्स हैं वो उसको एक सब्सटेंशियल अमाउंट, एक अच्छा क्वांटिटी मिल जाए, वो उसको फोर्टिफाइड वैरायटीज़ का आटा या जो भी आगे बना के करना चाहे वो करें। तो कहाँ क्लस्टर बनाने की योजना है? ये क्लस्टर बनाने की कहाँ योजना है? क्लस्टर बनाने का 7 प्रदेशों में इस बार शुरू किया गया है। जी। और करीब 400 से ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशंस लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से प्रदेशों में? वो सब गिनती सब मिल जाएगा लिखित में। हरियाणा में भी है। हाँ, हरियाणा में कितने? हरियाणा में है, पंजाब, मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, सर बाइट में एक्चुअली ना वो उनको रिटर्न में चाहिए, पर हमें बाइट वर्जन में एक ही पर्सन बताएगा ना, वो चेंज हो जाएगा। वो जो मेरे सवाल है आप उनसे मत करो। मैं नहीं कर रही ना, उनसे वही सवाल करो ना जो उनके। तो फिर आप अकेले कर लो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, तो बाइट तो बीच में कट जाती। जी सर। हाँ, अगला क्लस्टर डेवलपमेंट का जो है 7 प्रदेशों में इस बार शुरू किया गया है, और कोशिश यही है कि आगे आने वाले समय में बायो फोर्टिफाइड का बिल्कुल अलग से प्रोसेसिंग हो और किसान उसके ओर आकर्षित हों, जो खाने वाले हैं वो उसका ज़्यादा दाम दें,
अदरवाइज सभी गेहूं अगर एक ही दाम बिकता है तो फिर उसके लिए किसान सोचता है कि ज़्यादा उपज वाली किस्में लगाएं। तो जब आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट मार्केट में मिलेगा, वहीं से वैल्यू चेन बननी शुरू होगी, तभी जाके उसका क्षेत्र बढ़ेगा। इसी को ख्याल में रख के इस बार क्लस्टर डेवलपमेंट पे और क्वालिटी सीड पे 2 चीज़ पे मेजर इशू था। किसानों सर, को एक भंडारण क्षमता को लेके काफी भंडारण क्षमता के लिए जो है एक भारत सरकार की 1 लाख करोड़ की जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना है, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन पे है, उसके तहत इस समय करीब 50-55 हज़ार करोड़ के काम चल रहे हैं, जिसमें कि कोल्ड स्टोरेजेस हैं, साइलोस हैं और तरह तरह के भंडारण के जो क्षेत्र हैं, जो कि पहले अभी तक ज़्यादातर एक जैसे भंडार गृह बनाए जाते थे, लेकिन अब क्रॉप स्पेसिफिक और जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी भंडार गृह बनाए जाने लगे हैं। तो उस तरीके के भंडार गृह आने वाले समय में जब योजना के 4-5 साल हो जाएंगे, आप देखेंगे कि काफ़ी हम लोगों ने इसमें काम किया है और बहुत प्राइवेट पब्लिक हर तरीके के इसमें क्षेत्र बढ़ रहा है। क्या क्षमता रहेगी सर इनकी भंडारण क्षमता, कितने साल तक उसमें सुरक्षित रह सकेगा अनाज? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप कितना कॉस्ट उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जितना आपके पास प्रोडक्शन है उसको सर्कुलेशन में है ना, सर्कुलेशन नया आता रहता है, पुराना हटता रहता है। जैसे चना है, चने का पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक था, उसको हम लोग ने धीरे धीरे उसमें जो हम लोग की स्कीम आई उसमें दे दिए लोगों को। अब दाल, भारत आटा, ये सारे दे के हम लोग का स्टॉक खाली करते हैं। अब नया गेहूं आ जाएगा, नया चना आ जाएगा, फिर हम लोग अपना स्टॉक में। तो मिलेट्स पे क्या कर योजना है, मतलब आने वाले टाइम में? मिलेट्स जैसा महंगा है अभी तो मिलेट महंगा नहीं है। मिलेट पे 3 मिलेट पे के ऊपर MSP है और बाकी जो स्मॉलर मिलेट्स हैं उनके लिए ये कहा गया है कि अगर कोई स्टेट खरीदना चाहे तो हम लोग पूरा खरीद सकता है। हम लोग उसको अपने गवर्नमेंट की तरफ से MSP का इक्वलेंट टू जो भी और MSP होगा उसके इक्वलेंट उनको दे देंगे पेमेंट। तो स्टेट्स आगे आएंगे तो ज्वार, बाजरा और रागी के ऊपर तो MSP घोषित है, उसी के इक्वलेंट और उसमें कर सकते हैं। उड़ीसा में देखेंगे तो बहुत अच्छा मिलेट परचेज हुआ है रागी, और कर्नाटक में अच्छा रहता है। महाराष्ट्र में सौरघम में भी 2 जानते ही हैं, मालदंडी और दूसरा सौरघम है। तो उसमें मालदंडी का हम रेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसका एरिया बढ़ेगा तो उसको खरीदने की व्यवस्था है उसमें, क्योंकि अभी बाजार में MSP के ऊपर रेट चलता है तो हम लोग को खरीद की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे प्रोसेसर्स हैं, इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स इसमें आ गए हैं कि वो सब बाजार से ही खरीद ले रहे हैं। ये अच्छाई है मिलेट का। ये मिलेट प्रमोशन के लिए सबसे अच्छी स्थिति है कि MSP पे उनको ना आना पड़े, उससे ऊपर ही उनको वहीं पे अपने फार्म गेट पे ही उतना दाम मिल जाए कि वो वहीं से बेच सकें। सर, इसमें भंडारण में प्राइवेट पार्टियां आ रहे हैं और किसान को ये डर है कि हमारा सस्ते में अनाज जाता है, उसके बाद वो मार्केट में बहुत हैवी रेट पे, मतलब उस पे रेट पे जाएगा। देखिए, बिजनेस तो है, लेकिन गवर्नमेंट उस रेट को कंट्रोल करने के लिए अपना जो स्टॉक है गवर्नमेंट का, MSP पे खरीदा हुआ जो भी स्टॉक है, उसको बीच बीच में मार्केट में इन्फ्यूज करके दाम, जैसे भारत आटा 29 रुपए कुछ पैसे पे चला गया, तो मार्केट में दाम जो है पूरे हर जगह गेहूं का, आटे का दाम आपको करीब करीब इसी के आसपास जो, लेकिन जो खाने वाले हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनकी भी प्रेफरेंस है। वो अगर मल्टीग्रेन आटा लेना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी को रोक नहीं है। अगर वो ज़्यादा कीमत पे कोई बेच रहा है और उसके खरीदार हैं तो उसको हम लोग को उसको किसान के साथ तुलना करने की जरूरत नहीं है कि किसान को कम मिल रहा है इसलिए वो ना बेचे। अगर अच्छा दाम मिल रहा है, मिलेट का अगर अच्छा दाम मिल रहा है, रागी का अच्छा दाम मिल रहा है तो वो खरीदें किसान से, तो धीरे धीरे अपने आप किसान के यहाँ ज्यादा दाम मिलेगा। सरकार किसानों को उद्यमी बनाने के लिए जैसे फूड चेन स्टार्ट हुई, जैसे और कई चेन शुरू हो रहे हैं। देखिए 3 बड़ी परियोजना जो है, एक FPO की परियोजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की परियोजना, उसके अलावा जैसे अभी द्रोण दीदी की परियोजना आ गई। इस टाइप से कई परियोजनाएं जो हैं, जब क्लस्टर और इसकी बात होती है, जहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट है या FPOs में जो है लोग, उन सबको हम लोग कोशिश करके इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको गांव पे ही ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किसी न किसी रूप में उपलब्ध हो जाएं। जैसे आपको छिड़काव कराना है, द्रोण दीदी हैं अगर गाँव में, जो कि वहीं की महिला है, कृषि सखी है, या उसको थोड़ी ट्रेनिंग करा के अगर हम लोग उसको द्रोण उपलब्ध करा दे रहे हैं। और आगे आने वाले समय में फर्टिलाइजर स्प्रे होना है, नैनो यूरिया का स्प्रे होना है, द्रोण दीदी, इफको की द्रोण दीदी हैं,
तो वो अपना जाके खेत में आपका स्प्रे करके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप गांव तक जो है उनके लिए एक तरीके से रोजगार भी सृजित कर रहे हैं और साथ में एक आपकी खेती की लागत भी कम करते हैं। इस तरह से जब आप वहीं का वहीं किसी तरह से इनपुट का प्रयोग कम करते हैं। किसानों के लिए सेमिनार भी लगाया